पहले हम लोग 7 स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब 8th फंक्शन है द सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू mod x बाई x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और fx इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसका ये दो फॉर्म है। जब x 0 के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन का वैल्यू इससे निकलेगा, और जब x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। तो जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा और x का वैल्यू डोमेन से लिया जाएगा, मतलब रियल नंबर, तो या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो x का वैल्यू निगेटिव होने पर भी इसी से निकलेगा, पॉजिटिव होने पर भी इसी से निकलेगा। तो इसको ऐसे भी और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, दैट इज अर्थात fx को कि fx इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0। यदि x 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव हो तो इस फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। तो 0 से बड़ा जब होगा x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मॉड x का वैल्यू x हो जाएगा और x बाई x कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। इसके बाद फंक्शन का वैल्यू 0 होगा इफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ भी लिखा गया है कि जब x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, और फंक्शन का वैल्यू -1 होगा इफ x लेस देन 0। जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा मतलब निगेटिव होगा तो फंक्शन का वैल्यू -1 होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 से छोटा होने पर मॉड x का वैल्यू -x हो जाएगा। -x और नीचे x है, कैंसिल होकर के -1 हो जाएगा। तो ये तीन वैल्यू इसके आएंगे और इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। इसी फंक्शन को सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो फंक्शन के वैल्यू को ही y मान लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी 0 है, मतलब y का वैल्यू भी 0 है। तो ये पॉइंट हो गया ऑरिजिन। इसके बाद देखते हैं कि x का वैल्यू 0 से बड़ा लेने पर फंक्शन का वैल्यू 1 है, मतलब y का वैल्यू 1 है। तो 0 से बड़ा x का वैल्यू इधर होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब भी लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पर 1 है तो 0 से थोड़ा सा भी अगर बड़ा लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ 1 होगा, और कोई भी 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो y का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। तो ये ग्राफ जो है हमेशा 1 के सामने रहेगा और ये इधर प्लस इन्फिनिटी की ओर चलता जाएगा x एक्सिस के पैरेलल। लेकिन 0 पर इसका वैल्यू जो है 1 नहीं होगा, 0 पर 0 होगा। तो 0 पर 1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक सर्किल है, खाली है, और यहाँ पर डार्क सर्किल दिया हुआ है, मतलब 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, 1 नहीं होगा। लेकिन 0 से जैसे ही बड़ा लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। इधर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी x का वैल्यू लेंगे तो हमेशा फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, मतलब y का वैल्यू 1 होगा। इसी तरह देखते हैं कि x का वैल्यू निगेटिव जब लेंगे 0 से छोटा तो y का वैल्यू -1 होगा। तो निगेटिव 0 से थोड़ा सा भी छोटा लेंगे, अगर -0.1 भी लेंगे तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा। और इधर माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी x का वैल्यू निगेटिव लेंगे तो हमेशा y का वैल्यू -1 ही रहेगा। तो -1 के सामने इसका ग्राफ रहेगा और ये x एक्सिस के पैरेलल रहेगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ब्लैंक सर्किल बनाया गया है, मतलब कि 0 पर इसका वैल्यू फंक्शन का -1 ना होकर 0 पर 0 ही होगा। 0 यहाँ पर डार्क किया हुआ है, 0 पर ना तो 1 होगा ना तो -1 होगा, दोनों जगह यहाँ पर ब्लैंक सर्किल बनाए हुए हैं। तो देखते हैं कि इसका जो डोमेन है फंक्शन का, यहाँ भी लिखा हुआ है r, पूरा रियल नंबर का सेट, मतलब इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी के बीच कोई भी रियल नंबर इसमें x का वैल्यू रखने से इसका वैल्यू निकल जाता है। तो डोमेन r हो गया, और रेंज होता है y के वैल्यू का सेट, मतलब फंक्शन के वैल्यू का सेट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फंक्शन के 3 ही वैल्यू निकल रहे हैं, -1, 0, 1। तो यही तीनों रेंज में सिर्फ आएंगे। रेंज हो गया ये। 9th है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। द फंक्शन f फ्रॉम r to r, मतलब फंक्शन f है जिसका डोमेन r है और को डोमेन भी r है, रियल नंबर के सेट्स हैं। डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है इस तरीके से, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यह x के बराबर या x से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर सूचित करता है।
मतलब अगर x इंटीजर है तो इसका वैल्यू वही हो जाएगा, उसी के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसमें 2 रखा जाए इंटीजर तो 2 ही होगा, 3 रखा जाए तो 3 ही होगा, इंटीजर रखने पर उसी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें x का वैल्यू इंटीजर को छोड़कर कोई रियल नंबर रखते हैं, इसके डोमेन से पॉइंट में रखते हैं, तो उसका वैल्यू जो होगा उससे छोटे इंटीजर में जो सबसे बड़ा हो वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब कि उससे छोटे इंटीजर में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है x के वैल्यू रखे गए हैं, तो x का वैल्यू अगर 0 हम रखते हैं तो 0 इंटीजर है, तो इसका वैल्यू उसी के इक्वल हो जाएगा 0। और अगर 0.1 इसमें रखते हैं तो 0.1 इंटीजर नहीं है, तो 0.1 अगर यहाँ रखते हैं x का वैल्यू तो यहाँ चला जाएगा 0.1, तो वो इंटीजर नहीं है। तो उससे छोटे जितने इंटीजर हैं 0.1 जो है यहाँ पे होगा, तो 0.1 से छोटे जितने इंटीजर हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो इसका वैल्यू होगा। 0.1 से छोटा हम लोग देखते हैं कि 0 भी है, 0.1 यहाँ है, 0.1 से छोटा 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। तो जितने 0.1 से छोटे इंटीजर हैं उनमें हम देखते हैं सबसे बड़ा 0 है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। कहने का मतलब कि इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो इसका वैल्यू होगा। अगर x का वैल्यू इंटीजर ना हो तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर इसका वैल्यू होगा। इसी तरह 0.9 रखते हैं यहाँ x का वैल्यू, तो यहाँ 0.9 चला जाएगा, तो 0.9 जो है इंटीजर नहीं है, तो 0.9 से जस्ट 0.9 यहाँ 1 से थोड़ा सा कम होगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर 0 है, इसका वैल्यू 0 होगा। उससे छोटे तो अनेक इंटीजर हैं लेकिन उनमें सबसे बड़ा 0 है, तो इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब जस्ट छोटा। इसके बाद अगर 1 लेते हैं x का वैल्यू, तो 1 इंटीजर है तो इसका वैल्यू उसी के इक्वल हो जाएगा, 1 है तो 1 ही हो जाएगा। 1.2 लेंगे तो 1.2 अगर यहाँ रखते हैं तो ये जो है इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटे जितने इंटीजर हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा वो इसका वैल्यू होगा। तो 1.2 से छोटे इंटीजर 1.2 यहाँ है, तो उससे छोटे इंटीजर बहुत से हैं, 1 है, 0 है, -1, -2, -3, तो उनमें सबसे बड़ा 1 हो गया, मतलब उससे जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो इसका वैल्यू हुआ 1। इसी तरह 1.99 यहाँ अगर लेते हैं तो 1.99 इंटीजर नहीं है, तो 1.99 यहाँ 2 के से थोड़ा सा पहले होगा, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर देखते हैं 1 है। उससे छोटे अनेक इंटीजर हैं लेकिन उनमें सबसे बड़ा 1 है, मतलब जस्ट छोटा जो है वो इसका वैल्यू हुआ। इसी तरह 2 अगर लेते हैं तो 2 इंटीजर है तो उसका वैल्यू उसी के इक्वल हो जाएगा, जब इंटीजर है तो उसी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह -0.1 लेते हैं तो ये 0 से छोटा हो गया इधर, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर -1 है। -0.9 लेते हैं यहाँ तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर देखते हैं -1 है। -1 लेते हैं तो वो इंटीजर ही है, तो इंटीजर है तो उसका वैल्यू उसी के इक्वल हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका टेबल बन गया। तो x के अनगिनत वैल्यू हम रख सकते हैं क्योंकि इसका डोमेन जो है इस फंक्शन का रियल नंबर का सेट है, कोई भी रियल नंबर इसमें हम लोग रख सकते थे। तो इतने वैल्यू ग्राफ के लिए निकाल लिया गया। अब इसका ग्राफ यहाँ दिखाया गया है कि यही फंक्शन के वैल्यू को y मानकर ग्राफ बनाया गया। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 यहाँ पर ओरिजिन हो गया, और x का वैल्यू 0.1 है तो y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0.1 0 के ही बगल में होगा, तो y का वैल्यू 0 यहीं पर x एक्सिस पर ही होगा, तो ग्राफ x एक्सिस पर ही रहेगा। आगे 0.2 भी लेंगे x का वैल्यू तो y का वैल्यू 0 ही रहेगा, 0.3 पर भी 0 रहेगा, 0.4 पर भी, 0.9 पर भी 0 ही रहेगा y का वैल्यू, मतलब ग्राफ x एक्सिस पर ही रहेगा। 0.99 भी लिया जाए तो यहीं पर 0 ही पर रहेगा, 1 के बहुत बहुत करीब भी लें तो यहीं रहेगा। लेकिन 1 लेते हैं x का वैल्यू तो 1 पर 0 नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक सर्किल बनाया गया है। 1 पर 0 नहीं होगा, 1 पर y का वैल्यू 1 होगा, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो 1 पर y का वैल्यू यहाँ 1 हो गया। अब 1 से जैसे ही x का वैल्यू आगे बढ़ते हैं 1.2 पर भी 1 ही होगा y का वैल्यू, तो 1.2 पर भी 1 होगा, 1.3 पर भी 1 होगा, 1.9 पर भी 1 होगा, मतलब ये जो है x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। 1.99 पर भी 1 ही होगा, और लेकिन 2 पर 1 नहीं होगा। 2 पर यहाँ पर ब्लैंक सर्किल दिखाया गया है, 2 पर 1 ना हो करके 2 पर फिर हो जाएगा 2, यहाँ दर्शाया गया है 2 पर 2 हो जाएगा y का वैल्यू।
2.1 पर भी 2 होगा, 2.2 पर भी 2 होगा, 2.9 पर भी 2 ही होगा, 2.99 पर भी 2 होगा, लेकिन 3 पर 2 नहीं होगा। 3 पर इसका वैल्यू फिर, क्योंकि 3 इंटीजर है तो y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू उसी के इक्वल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर 3 से आगे बढ़ेंगे, 3.1 पर भी 3 होगा y का वैल्यू, 3.2 पर भी 3, 3.9 पर भी 3, लेकिन फिर 4 पर 3 नहीं होगा, 4 पर जाके 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो है ऐसे सीढ़ी नुमा बनता चला जाएगा ऊपर की ओर। और नीचे भी इधर लेते हैं, x का वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो -0.1, जब x का वैल्यू यहाँ लेते हैं तो y का वैल्यू -1, तो -0.1 0 से जस्ट थोड़ा पहले होगा तो y का वैल्यू यहाँ पर -1 होगा, -1 के सामने। लेकिन 0 पर -1 नहीं होगा, 0 पर तो 0 इसका वैल्यू हो गया, 0 पर -1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक सर्किल है। लेकिन -0.1 पर -1 हो गया, -0.2 पर भी -1 होगा, -0.3 पर भी -1 पर भी -1 होगा, यहाँ दर्शाया गया है। -1 पर भी -1, तो यहाँ पे, और -1 से और छोटा अगर जाएंगे -1.1 तो फंक्शन का वैल्यू उससे जस्ट छोटा -2 हो जाएगा, तो -1.1 पर y का वैल्यू -2 के सामने चला जाएगा। -1.2 पर भी फंक्शन का वैल्यू -2 होगा, मतलब y का वैल्यू -2 होगा। -1.9 पर भी वही होगा, और -2 पर भी -2 ही होगा, क्योंकि वो इंटीजर है, उसी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 पर -2 होगा, लेकिन -3 नहीं होगा, तो यहाँ पर ब्लैंक सर्किल है। -2 से थोड़ा सा भी कम करेंगे, -2.1, तो y का वैल्यू उससे जस्ट छोटा -3 हो जाएगा। तो -2.1 पर y का वैल्यू यहाँ दर्शाया गया है, -3 पर होगा यहाँ ग्राफ। -2.5 पर भी हो जाएगा वहीं -3, -2.9 पर भी वहीं होगा -3 पर भी -3 होगा, क्योंकि इंटीजर है। तो इस तरीके से नीचे भी ऐसे सीढ़ी जैसा बनता चला जाएगा इसका ग्राफ। तो यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ देखते हैं जितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं वहाँ डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, 1 पर भी ग्राफ टूट जा रहा है, 2 पर भी टूट जा रहा है, सब इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका डोमेन अगर देखा जाए तो डोमेन यहाँ पर फंक्शन में ही f फ्रॉम r to r है, तो इसका डोमेन r है, मतलब इसमें x का वैल्यू इधर +∞, इधर x का वैल्यू +∞ और इधर -∞ के बीच कोई भी रियल नंबर इसमें रख सकते हैं हम लोग, तो फंक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका डोमेन हो गया टोटल रियल नंबर का सेट R, और इसका रेंज जो होगा, रेंज इसमें हम लोग देखते हैं y के वैल्यू का सेट होता है। इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर के रूप में आता है, हमेशा इंटीजर ही आता है, तो ये इंटीजर का सेट Z इसका हो गया रेंज। 10th है द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू, यही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सिंबल है, इस तरह डिनोट करते हैं उसको। तो इसका डोमेन भी r है, रियल नंबर का सेट को डोमेन भी r है, और इस तरह से वो डिफाइंड है। इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसी फंक्शन को फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। और ये जो है वहीं दर्शाया गया, वेयर डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो यह जो है x का फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट करता है, सूचित करता है। तो अब जैसे इसमें x का वैल्यू डोमेन से कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो अब देखते हैं कि जैसे 1.2 एक रियल नंबर है, तो 1.2 अगर रखते हैं तो यहाँ भी 1.2 चला जाएगा। तो 1.2 जो है इसमें पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है, नंबर है, वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.2, उसको 0.2 लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। और पॉइंट से पहले जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट इसका 1 है, और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2। इसी तरह 2 भी रियल नंबर है, 2 रखते हैं तो 2 को 2.0 लिख सकते हैं, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट 2 है जबकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा नंबर का, रियल नंबर का, वही इसका वैल्यू होगा पॉइंट के बाद वाला। इसी तरह अगर 1 लेते हैं तो 1 को 1.0 लिख सकते हैं, तो 1.0 का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट के बाद वाला 0 है। इसी तरह 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 ही है, उसी को 0.9 लिखा गया। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट वही है 0.1, 0 को भी 0.0 लिख सकते हैं, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, इंटीग्रल पार्ट भी 0 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 लिखा गया। ये फंक्शन का वैल्यू हो गया, इसी को y माना गया है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है, तो जैसे निगेटिव नंबर अगर लेते हैं, निगेटिव रियल नंबर -0.1, तो -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट
जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव ऐसे बनाया जाता है, यहाँ दिखाया गया है। -0.1 अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ भी चला जाएगा -0.1। तो फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए इसमें 1 माइनस भी कर देंगे और प्लस भी कर देंगे और उसको उतार दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -1 उतर गया, 1 में 0.1 माइनस करेंगे तो ये 0.9 प्लस में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव हो गया। अभी दोनों को मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं, 1 का साइन निगेटिव है तो 1 के ऊपर माइनस दिया गया, 0.9, इसका मतलब 1 यहाँ निगेटिव है, 0.9 यहाँ पॉजिटिव है। तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया -1, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट हो गया पॉजिटिव हो गया 0.9, तो वहीं इसका वैल्यू हो गया 0.9 जो कि पॉजिटिव है। इसी तरह अगर -1.2 लेते हैं x का वैल्यू, तो यहाँ दर्शाया गया है कि -1.2 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ चला जाएगा -1.2, यहाँ लिखा हुआ है -1.2, तो ये निगेटिव नंबर है। इसको तोड़ा जाए तो लिख सकते हैं अलग अलग, -1 -0.2, इसमें इंटीग्रल पार्ट भी निगेटिव है, फ्रैक्शनल पार्ट भी निगेटिव है। तो फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव करने के लिए इसमें भी वहीं करेंगे, -1 उतर गया और -1 और +1 अपने से कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये उतर गया, -1 मिलकर -2 और 1 में इसको माइनस कर देंगे तो 0.8 हो जाएगा, ये प्लस में आ गया, यही फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव हो गया। दोनों को मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 2 पर सिर्फ माइनस है और 0.8 यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव हो गया, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 हो गया। तो इस तरीके से ये टेबल बनाया गया। इसी तरह अगर -0.9 लेकर के अगर किया जाए तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 आएगा। -1 अगर लेते हैं तो -1 को -1.0 लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। तो इस तरह से इसमें x का वैल्यू अनगिनत रियल नंबर रख सकते हैं और सबका फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ निकल जाएगा, वहीं y का वैल्यू होगा। यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं टेबल में कि x का वैल्यू 0 है तो y का भी वैल्यू 0 है, ये ऑरिजिन पर हो गया। x का वैल्यू 0.1 है तो y का भी वैल्यू 0.1, तो 0.1 यहीं 0 के बगल में होगा। x का वैल्यू 0.1 तो y का भी वैल्यू 0.1 यहाँ पे होगा। इसी तरह x का वैल्यू 0.2 लेंगे तो y का भी वैल्यू 0.2, 0.3 पर 0.3, 0.4 पर 0.4। इसी तरह 0.9 लेते हैं x का वैल्यू तो y का भी वैल्यू 0.9, यहाँ 0.9 पर भी 0.9 होगा, 0.99 पर भी 0.99 होगा, बहुत बहुत करीब होगा। लेकिन 1 पर जो है ये 1 नहीं होगा। 1 यहाँ पर ब्लैंक सर्किल बनाया गया है, 1 पर इसका वैल्यू यहाँ दर्शाया गया है कि x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0, तो यहाँ पर ये होगा पॉइंट। यहाँ x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट। 1 पर 1 नहीं होगा, तो यहाँ पर ब्लैंक सर्किल है। इसके बाद 1.1 अगर लेते हैं तो 1.1 पर 0.1 होगा, 1.2 पर 0.2 होगा, 1.3 पर 0.3 होगा, इस तरह 1.9 पर 0.9 होगा। लेकिन 2 पर जो है 1 नहीं होगा, 2 पर फिर 0 हो जाएगा y का वैल्यू। यहाँ दर्शाया गया है 2 पर फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, ये पॉइंट हो गया। फिर 2.1 पर 0.1, 2.2 पर 0.2, 2.9 पर 0.9, लेकिन 3 पर जाकर 1 कभी नहीं इसका वैल्यू होगा, यहाँ पर ब्लैंक सर्किल हो गया। 3 पर फिर इसका 0 हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि 3 को 3.0 लिख सकते हैं। इस तरीके से बनता चला जाएगा। इधर हम लोग देखते हैं निगेटिव साइड में, तो निगेटिव साइड में यहाँ दर्शाया गया कि -0.1 पर 9 है, तो -0.1 यहीं पर होगा और यहाँ पर 0.9 यहाँ ऊपर ग्राफ होगा, 1 के करीब होगा। इसके बाद 0 पर 1 नहीं होगा, 1 कभी इसका होगा ही नहीं, तो यहाँ पर ब्लैंक सर्किल है। लेकिन थोड़ा सा भी कम करेंगे -0.1 तो यहाँ 0.9 इसका होगा। -0.2 पर इसी तरह 0.8 होगा, -0.3 पर 0.7 होगा। ऐसे घटते घटते -0.9 पर 0.1 हो जाएगा। -0.9 यहाँ पर है तो यहाँ पर 0.1 हो जाएगा। फिर -1 पर जाकर इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ। तो -1 पर 0 होगा, 1 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इससे जस्ट छोटा लेंगे -1.1, तो -1.1 पर 0.9 होगा। -1.2 पर यहाँ दर्शाया गया है 0.8 होगा। इसी तरह -1.3 पर 0.7, घटते घटते यहाँ -1.9 जब लेंगे तो 0.1 होगा, और -2 लेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा 0 हो जाएगा यहाँ पे।
तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। डोमेन इसमें देखते हैं तो डोमेन x के वैल्यू का सेट होता है, तो x का वैल्यू इधर हम लोग -∞ उधर +∞ के बीच कोई भी रियल नंबर अगर लें तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाएगा। तो इसमें डोमेन हो गया r रियल नंबर का सेट, और रेंज हो गया रेंज y के वैल्यू का सेट। तो y का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 0 x एक्सिस पर है ग्राफ, मतलब x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 है, और 0 से लेकर लेकिन 1 कभी नहीं हो रहा है, y का वैल्यू 1 से कम ही हो रहा है। तो 0 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं होगा। 0 और 1 के बीच जितना रियल नंबर है y का वैल्यू होगा, तो ये रेंज इसका हो गया।